Hello students, welcome to one more important lecture for 12th standard. In this lecture we are going to see some of the hidden adjustment given in the trial balance. Okay, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है जिसको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, मतलब दिया हुआ नहीं होता है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो एडजस्टमेंट हमें करनी है. That's why it is called as hidden adjustment. Okay, there are certain hidden adjustment, internal adjustment भी बोलते हैं उसको. वो ऐसे जैसे कि ट्रायल बैलेंस के नीचे रेगुलर एडजस्टमेंट जैसे देते हैं वैसे नहीं होती है. वो हमें समझना है कि उसको एडजस्टमेंट करनी, उसकी कुछ एडजस्टमेंट करनी है, उसके कुछ इफेक्ट्स हमें देने हैं. तो वो हम लोग कैसे देखेंगे. देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग. देखते हैं एक एक करके कि वो एडजस्टमेंट्स क्या होती है, उसका इफेक्ट्स कैसे देना होता है फाइनल अकाउंट में. तो इसमें पहली एडजस्टमेंट है सैलरी. सैलरी और रेंट पेड, कोई भी एक्सपेंसेस अगर देखो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं इसका क्या हो सकता है. सैलरी और रेंट पेड फॉर 10 months. ट्रायल बैलेंस में इसको कैसे देंगे ये पहले समझ लो. जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ये एलिमेंट रहेगा सैलरी, और दे में यूज वर्ड रेंट. कुछ भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देखो सैलरी है यहाँ पे और अमाउंट दिया है यहाँ पे 10,000 डेबिट पार्ट में. अमाउंट कितना दिया है, 10,000 डेबिट पार्ट में दिया है. यहाँ पे ब्रैकेट में वो लोग बताएंगे आपको फॉर 10 months. ये हो गई वो हिडन एडजस्टमेंट. नीचे नहीं देंगे, ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं देंगे. ट्रायल बैलेंस के डेबिट पार्ट में वो दिखाएंगे सैलरी और 10,000 दिखाएंगे और ब्रैकेट में बताएंगे फॉर 10 months. दिस मीन्स व्हाट, द इंस्टीट्यूट हैज पेड द सैलरी. इंस्टीट्यूट ने सैलरी पे किया हुआ है, 10,000 पे किया हुआ है. दिस इज द अमाउंट दैट दे पेड. उन लोग ने ये सैलरी पे किया हुआ है. बट दिस सैलरी इज नॉट पेड फॉर 12 months. होल ईयर का नहीं पे किया हुआ है. 10,000 पेड फॉर 10 months है. ये जो 10,000 है ये 10 months के लिए पे किया है. तो हमें इसको एडजस्ट कैसे करना है पहले वो समझ लो. देखो 10,000 कितने मंथ्स के लिए पे किया है, 10 months के लिए पे किया है. तो ईच मंथ का कितना है हम लोग निकाल सकते हैं. बाय दिस वे वी कैन वर्क आउट हाउ मच सैलरी इज पेड फॉर 1 month. 10,000 10 months के लिए है, तो एक महीने का सैलरी पे किया है 1,000. करेक्ट. एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 months आर देयर इन अ ईयर. करेक्ट. तो 12 months का कितना होना चाहिए. अगर हमें पूरे साल का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 months करेंगे हम लोग. 12 months से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन द सैलरी शुड बी 12,000 पर एनम. सैलरी पर एनम कितना होना चाहिए, 12,000. यहाँ पे उन्होंने 10,000 पे किया है, मतलब इसका क्या होता है कि 2,000 जो सैलरी है दैट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. इसका मतलब क्या है, 2,000 सैलरी इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. 10,000 अगर 10 महीने के लिए है तो साल महीने का कितना हुआ, 1,000. पूरे साल का निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 करके, तो साल का सैलरी पेड होना चाहिए था 12,000. और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इन लोग ने सैलरी पे किया है 10 months का सिर्फ 10,000. इसका मतलब है 2 months सैलरी इज व्हाट, 2 months salary or rent, whatever it the expenses may be, 2 months salary is still outstanding. ओब्लिगेस का मतलब है आउटस्टैंडिंग. ये 2 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग है. नाउ वी आर सपोज टू प्रोवाइड इट. हमें क्या करना होगा, उसको प्रोवाइड करना होगा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हमें दिखाने पड़ेंगे. जनरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एडजस्टमेंट्स सारी ट्रायल बैलेंस के नीचे देते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं दिया है, इसको ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है. इट इज हिडन. वी आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टूड इट. इट इज हिडन. हमें समझना है कि ये हिडन एडजस्टमेंट हमें करनी है. और समझ में आया ना आपको कि कैसे समझाएंगे. कुछ ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन आपको बताया जाएगा कि जो भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो कितने मंथ्स के लिए पे किए हैं. अकॉर्डिंगली वी हैव टू वर्क आउट इट फॉर ईयर. तो अगर सर्टेन मंथ्स के लिए पे किया है, मे बी 6 months का पे किया है तो 6 months का आउटस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करना है. अगर 8 months का प्रोवाइड किया है तो 4 months का आउटस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करना है. उसके हिसाब से हमें निकालना होता है कि कितना आउटस्टैंडिंग है. यहाँ पे कितने मंथ्स के लिए पे किया है, 10 months के लिए पे किया है. तो एक महीने के सैलरी के ऊपर हम लोग जा सकते हैं
देखो मैंने एक वर्कआउट भी करके बताया है, 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 मंथ का कितना हुआ 1,000, तो 2 मंथ्स का, बट ऑब्वियस इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इट, हमें प्रोवाइड करना है। तो इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, व्हाट आर द इफेक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी गिवन। इसको देखो, अभी सैलरी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे मैं फर्स्ट इफेक्ट लिखती हूँ, देखो इफेक्ट्स, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। इफेक्ट्स में फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखती हूं मैं, ऐड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द कंसर्न एक्सपेंडिचर। इन द कंसर्न एक्सपेंडिचर क्यों वर्ड यूज किया मैंने, क्योंकि हर बार सैलरी हो नॉट नेसेसरी, दे मे प्रोवाइड इट फॉर रेंट, वी आर सपोज टू प्रोवाइड इट फॉर रेंट, रेंट भी हो सकता है और कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो 10 मंथ्स के लिए, जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। सैलरी जिससे टाइम पे डिपेंड करता है, रेंट टाइम पे डिपेंड करता है, तो कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस के लिए ये एडजस्टमेंट हो सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली द एक्सपेंसेस आर रिटर्न, वेजेस हो सकता है, तो वेजेस भी 10 मंथ्स का पे किया, तो वेजेस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, वेजेस हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में। तो यहाँ पे हर बार P&L आए ये जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या हो सकता है, वी आर सपोज टू एड इट इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, और ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है ना, क्योंकि देखो एक एलिमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो हम लोग लिखते हैं वो होता है वेजेस, तो वेजेस कहाँ पे, ट्रेडिंग के डेबिट में होते हैं, तो बट ऑब्वियस वेजेस हम ट्रेडिंग के डेबिट में जो भी है वो इनर में लिखेंगे, उसमें कितने मंथ्स के आउटस्टैंडिंग है उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो उसको क्या करना है, उसमें ऐड करना है, और फिर आउटसाइड में वो फिगर जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ, सैलरी अगर दिया हुआ है तो सैलरी हम लोग P&L के डेबिट में लिखेंगे, टू सैलरी, सैलरी इनर में रखेंगे हम लोग 10,000, और उसको यहाँ पे ब्रेकअप देते वक्त इसको इनर में रखेंगे 10,000, उसमें क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग 2,000, और फिर आउटर कॉलम में इसका इफेक्ट जाएगा 12,000। अंडरस्टूड, गेटिंग मी और नॉट, फिर आउटर में उसका इफेक्ट जाएगा 12,000। ये हो गया उसका एक इफेक्ट। एंड बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ये P&L के डेबिट साइड का इफेक्ट मैंने आपको बताया। दूसरा इफेक्ट, बिकॉज इट इज टू बी पेड, अभी उसको पे करना है, पे नहीं हुआ है 2000 इज आउटस्टैंडिंग, अभी हम लोग उसको प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट बिकम्स योर लायबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओके। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको प्रोवाइड दिखाना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जितनी आउटस्टैंडिंग है उतनी ही बताएंगे, 2000 आउटस्टैंडिंग है तो 2000 ही बताएंगे। अंडरस्टूड विद द एडजस्टमेंट, ओके। नाउ लेट्स टेक द अनदर वन, दूसरा एक एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो यहाँ पे 10 मंथ्स बताया था, प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, वेजेस जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, वो कभी कभी 6 मंथ्स के पे करेंगे, 8 मंथ्स के पे करेंगे। हमें ध्यान में क्या रखना है, वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर अ ईयर, हम लोग एक साल का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर वो बंदे ने 8 मंथ्स का पे किया है तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि 4 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। अगर बंदे ने 10 मंथ्स का पे किया है तो हमें समझ में आना चाहिए कि 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। 6 मंथ्स का पे किया है, 6 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है। गेटिंग मी और नॉट, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द अनदर एडजस्टमेंट नाउ। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट देखो, दूसरा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग ऑन। अभी देखो ऐसे ही एक एडजस्टमेंट होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, मोस्ट प्रोबेबली होता है हिडन एडजस्टमेंट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, क्योंकि प्रीमियम तो जनरली 1 साल का पे किया जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंड ईयर, कौन से ईयर के लिए पे किया है, एंडिंग ऑन 30th जून, सपोज द ईयर इज 2019, ओके। ऐसा एडजस्टमेंट दिया है। और ट्रायल बैलेंस जो दिया है ना, ट्रायल बैलेंस मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज गिवन फॉर द ईयर एंडिंग
31 मार्च 2019। ट्रायल बैलेंस जो दिया है वो 31 मार्च 2019 का दिया है, और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 1 ईयर का, लेकिन वो ईयर कब खत्म होने वाला है? 30 जून 2019 को। मतलब जरूरी नहीं है ना कि जिस साल में फाइनेंशियल ईयर अपना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, एंड होता है 31 मार्च को, तो हम हर बार उतने ही पीरियड का इंश्योरेंस निकालें। इंश्योरेंस तो बीच में कभी भी निकाला जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल बंदे ने इंश्योरेंस निकाला 1 जुलाई को, तो उसका प्रीमियम जो है, उसका ईयर जो है वो एंड होगा 30 जून को ही ना, क्योंकि उसका ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 जुलाई को। तो एंड कब होगा? नेक्स्ट ईयर के 30 जून को एंड होगा। तो इसने जो प्रीमियम भरा है, अपने साल में भरा है, 1 जुलाई को भरा था लास्ट वाला प्रीमियम, तो उसने ये अभी जो प्रीमियम भरा है दैट इज फॉर द ईयर ended on 30th June 2019. Okay, and we are preparing final account for the year ended 31st March 2019. हम लोग 31 मार्च 2019 के लिए फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, और उसने जो प्रीमियम पे किया है, ध्यान में रखो, उसने प्रीमियम पे किया है 30 जून 2019 तक। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल इसकी अमाउंट भी लेते हैं, एक इमेजिनरी फिगर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आपको दिया हुआ है, उन लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसे दिया रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम एडजस्टमेंट में ये बताया है पेड फॉर द ईयर 12,000, पूरे साल का 12,000 पे किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर पूरे साल के लिए 12,000 है तो मंथ के लिए कितना रहेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर मंथ इट इज 1,000। देखो 12,000 पूरे साल के लिए पे किया है, सो डिवाइडेड बाय 12, 1,000 पर मंथ आता है। दिस इज 1,000 पर मंथ। यस, सो 1,000 पर मंथ। आवर ईयर्स फॉर फाइनल अकाउंट एंड्स ऑन 31 मार्च। हम लोग का ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को एंड हो रहा है। सो आफ्टर 31 मार्च द पार्टनरशिप फर्म पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स्ट्रा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कैसे? अप्रैल, मई एंड जून। 3 मंथ्स का और ज्यादा पे किया, करेक्ट? तो 3 मंथ्स का कितना निकलेगा? अगर 1,000 पर मंथ का है, 1,000 पर मंथ का है, तो 3 मंथ्स का निकलेगा 3,000। 3 मंथ्स का कितना निकलेगा? 3,000। समझ में आ रहा है आपको? तो 3 मंथ्स का प्रीपेड हुआ कि नहीं? 3 मंथ्स का प्रीपेड हुआ। कौन से 3 मंथ्स का प्रीपेड हुआ? अप्रैल, मई एंड जून। ये 3 मंथ्स का प्रीपेड हुआ, क्योंकि अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो अप्रैल में जून का जो भी इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है। 3 मंथ्स का 3,000 प्रीपेड है। तो इसके इफेक्ट्स कैसे जाएंगे? अभी इसके इफेक्ट्स देखो, हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, करेक्ट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं, सो डिडक्ट इट। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के इफेक्ट्स क्या होते हैं? डिडक्ट फ्रॉम इंश्योरेंस, डिडक्ट 3 months insurance, 3 months insurance premium on debit side of profit and loss account. Deduct 3 months insurance premium on debit side of profit and loss account. This is the first effect. And second effect, दूसरा effect क्या जाएगा इसका? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? एसेट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट होता है एसेट साइड में। सो शो इट ऑन एसेट साइड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। खर्चा ऐसे कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड है तो उसको क्या करना है? उतने वो जो कंसर्न एक्सपेंसेस है उसमें से जितना प्रीपेड का पोर्शन है, यहाँ पे प्रीपेड का पोर्शन कितना था? 3,000। जितना प्रीपेड का पोर्शन है उसको उसमें से माइनस करेंगे, और उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अंडरस्टूड? मतलब हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम, 2 इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग को इनर में लिखना है। अमाउंट है उसका 12,000, उसमें से हम लोग ने जो प्रीपेड अमाउंट निकाला उसको लेस करो, सो लेस प्रीपेड अमाउंट जाएगा, ये 3,000 माइनस होके आउटर में जाएगा 9,000।
समझे। और बैलेंस शीट में जाएगा उसका दूसरा इफेक्ट एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस। अंडरस्टूड विद द एडजस्टमेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ओके, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर। ये 4 ईयर जो है ना वो ब्रैकेट में दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स और सपोज इसका अमाउंट दिया है ₹40,000। ओके, तो ये एडजस्टमेंट मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी कभी ट्रायल बैलेंस में होगा, कभी कभी एडजस्टमेंट में होगा, इफेक्ट्स उसके सेम ही देने हैं। 40,000 एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेंड किया हुआ है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया है, तो इसको 4 ईयर्स के लिए पे किया है ना, इसको 4 ईयर्स के लिए पे किया है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ओनली फॉर 1 ईयर। So definitely we are supposed to write only 1 year expenses on the debit side of profit and loss account. समझ लो ये बात। हम लोग फाइनल अकाउंट 1 साल के लिए बनाते हैं, तो जरूरी है कि 1 साल का जो खर्चा है ना वही आए P&L के डेबिट में। हम लोग को 4 साल का खर्चा P&L के डेबिट में लिख के नहीं चलेगा। Getting me or not? So 40,000 is paid for 4 years. तो एक महीने का कितना हुआ 10,000, सॉरी एक मंथ का नहीं, सॉरी एक साल का कितना हुआ 10,000 पर एनम। एक साल का होगा 10,000। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 30,000 प्रीपेड करके है, तो आपको क्या करना है, इसका इफेक्ट जैसे अभी किया था हम लोग ने वही टाइप से इसका भी इफेक्ट जाएगा। इसके इफेक्ट देखो, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट। सो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा डिडक्ट 3/4 अमाउंट। 3/4 क्यों? क्योंकि देखो 10,000 ये तो 1/4 अमाउंट हो गई, तो 3/4 अमाउंट कितनी हो जाएगी 30,000, मतलब आगे के 3 साल के लिए कितना पे किया 30,000। सो डिडक्ट 3/4 अमाउंट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिडक्ट 3/4 अमाउंट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। और ये जो 3/4 अमाउंट है ये बाद में हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ इट्स अ प्रीपेड। ये प्रीपेड हुआ, आगे के 3 साल के लिए हम लोग ने अभी पे किया है, सो इट्स अ प्रीपेड। इट इज कॉल्ड एज अनरिटर्न ऑफ पोर्शन। उसको क्या बोलते हैं, अनरिटर्न ऑफ पोर्शन। सो इसको आपको लिखना है बैलेंस शीट में, ऑफ कोर्स ऑन एसेट साइड, क्योंकि ये आगे के साल के लिए हम लोग ने अभी पे किया है। इट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनरिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अंडरस्टूड? आप उसको दोनों नाम से लिख सकते हो, चलेगा। अनरिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे करके लिखोगे तो भी चलेगा। सो बोथ द थिंग्स आर ओके। आई थिंक यू आर अंडरस्टूड विद द एडजस्टमेंट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, रेंट रिसीव्ड। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने अब तक जो एडजस्टमेंट देखी सारी एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स। ओके, तो देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 इट इज रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स। अभी ये बात समझ लो, 11 मंथ्स यहाँ पे दिया है, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग हो सकता है। रेंट रिसीव्ड फॉर 8 मंथ्स हो सकता है, रेंट रिसीव्ड फॉर 7 मंथ्स हो सकता है। जितना भी दिया है आपको पर मंथ रेंट निकालना है, बाकी का आउटस्टैंडिंग कितना है हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड दिया है 11 मंथ्स का, फॉर एग्जाम्पल ₹22,000। कितना दिया है 11 मंथ्स का रेंट 22,000। तो पर मंथ का कितना आएगा, अगर 22,000 हमें 11 मंथ्स के लिए मिला है तो पर मंथ का रेंट 22,000 डिवाइडेड बाय 11, पर मंथ रेंट इज 2,000। अंडरस्टूड? अगर 11 मंथ्स के लिए 22,000 है, 22,000 को 11 से डिवाइड करो, मंथली रेंट रिसीव्ड कितना है 2,000। तो यहाँ पे अगर 12 मंथ्स का निकालेंगे, देयरफॉर फॉर 12 मंथ्स द रेंट शुड बी रेंट शुड बी 2,000
इंटू 12 इज इक्वल टू 24,000, इतना होना चाहिए पूरे साल का, और हमें कितना मिला है 22,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मंथ रेंट रिसीवेबल है, मिला नहीं है, इनकम रिसीवेबल, इनकम आउटस्टैंडिंग है अपना। तो हमें क्या करना चाहिए, ये केस में हमें क्या करना चाहिए, जो आउटस्टैंडिंग इनकम के एडजस्टमेंट है, इनकम रिसीवेबल के एडजस्टमेंट है, उसके जो इफेक्ट्स मैंने आपको एडजस्टमेंट में बताए थे वही करने हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे नहीं देंगे, ट्रायल बैलेंस में हिडन होती है, ट्रायल बैलेंस में ही ब्रैकेट में वो बताएंगे फॉर 11 मंथ्स। तो हमें समझ में आना चाहिए 11 मंथ का दिया है तो 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हिडन, इट इज नॉट गिवन सेपरेटली, सेपरेटली नहीं देते, ट्रायल बैलेंस में ही हिडन होता है, तो वह हमें समझना है। इफेक्ट जो है वो रेगुलर एडजस्टमेंट के जैसे ही जाएंगे, लेकिन इसको भूल के भी मिस नहीं करना है, इसका इफेक्ट देना है, अगर मिस करोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे। ओके तो हम लोग को पूरे साल का रेंट कितना मिलना चाहिए था 24,000 और मिला कितना है 22,000, सो 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो इसको इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स कैसे देंगे हम लोग, देखो इसके इफेक्ट्स, रुपीज 2,000 शुड बी ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग इनकम, क्या करते हैं हम लोग, शुड बी एडेड, हमको ऐड करना है इन रेंट रिसीव, इन रेंट रिसीव, कहां पे लिखते हैं हम लोग रेंट रिसीव, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमको करना है। इनर में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय रेंट रिसीव 22,000 इन द इनर कॉलम, दैट इन दैट वी हैव टू ऐड 2,000 हमें ऐड करना है, और 2,000 ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में जाएगा 24,000। और क्योंकि अभी आपको पैसा आने वाला है, अगर पेएबल होता तो लायबिलिटी बन जाता, पैसा आने वाला है, अमाउंट इज रिसीवेबल, दैट विल बी योर एसेट, तो वो हो जाएगी आपकी एसेट, अंडरस्टूड। तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट, एसेट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, रेंट रिसीवेबल, क्या करके लिखोगे आप इसको, रेंट रिसीवेबल। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे लेक्चर में बार बार बताया है, पैसा आना है आपको, किसी से पैसा आना है आपके बिजनेस में तो वो आपकी एसेट बन जाती है। अगर आपको किसी को पैसा देना है, बिजनेस ने किसी को पैसा देना है, दैट विल बी लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, अंडरस्टूड और नॉट। Okay, the next adjustment is 10% loan borrowed on 1st January 2018. 10% loan borrowed on 1st January 2018. See, accounting year ends on 31st March 2018. ये दिया हुआ है आपको। 10% लोन बोरो किया है फर्म ने 1 जनवरी 2018 को। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे फिगर लेते हैं 1 लाख का लोन बोरो किया। कितना लोन बोरो किया? 1 लाख का। 10% इज व्हाट? 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% क्या होता है? उसके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब फर्म ने 1 लाख का लोन बोरो किया है एट द रेट 10% इंटरेस्ट। ये उसका मतलब है, समझे आप? तो 10% से हमें इंटरेस्ट के ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना बनता है। सो 1 लाख के ऊपर 10% अगर हम निकालेंगे तो पूरे साल का आता है 10,000। 10,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट फॉर ईयर है ये बात समझ लो। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर अ ईयर के लिए है, पूरे साल का है। हम लोग ने यहाँ पे ये जो लोन लिया है ये कौन से डेट पे लिया है? 1 जनवरी 2018 को। We are preparing final account on 31st March 2018. So from the date of loan taken, loan borrowed to the date of accounting year ends 31st March 2018, only 3 months are there in between, no? 3 months interest क्या हो गया फिर? ड्यू हुआ है। पूरा साल हुआ ही नहीं है तो पूरे साल का इंटरेस्ट हम लोग दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि लोन लेके जब अब फाइनल अकाउंट बना रही है तब तक के पीरियड तक ओनली 3 मंथ्स पास ऑन हुए हैं, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ही ड्यू बनता है। 3 मंथ्स इंटरेस्ट इज 3 मंथ्स ड्यू। 3 मंथ्स ड्यू है
तो अगर 10,000 देयरफॉर 3 मंथ्स इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे? 3 मंथ्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये अगर आप करोगे तो कितना आएगा? ₹2,500। 3 महीने का इंटरेस्ट कितना देना है? 2,500। तो ये जो 2,500 इंटरेस्ट है वो देना रह गया, क्योंकि 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको देखना है इसमें कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन बताया है कि नहीं बताया है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन बताया है 2,500 देन देयर इज नो नीड टू शो इट अगेन। तो इसका मतलब है उन लोगों ने दिया है, उन लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, तो इसका मतलब है उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं शो किया है, जो अभी आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि 3 मंथ्स हो गए हैं तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू है, वो अगर उन लोग ने ट्रायल बैलेंस के डेबिट में नहीं बताया, go through the each and every element of the trial balance appears on the debit side। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर वहां पे है तो दिखाने की जरूरत नहीं, वो भी कितना अमाउंट का है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर 2,500 इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल भी कुछ भी एलिमेंट दिया ही नहीं है, इसका मतलब है 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, उन लोग ने प्रोवाइड नहीं किया जो हमें अभी प्रोवाइड करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? तो इसके इफेक्ट्स देखो, इफेक्ट्स में हमें क्या इफेक्ट्स देने पड़ेंगे? इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एज इंटरेस्ट ऑन लोन। जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही जाएगा, ₹2,500 उतना ही जाएगा, ₹2,500। ओके, देयर आफ्टर सेकेंड इफेक्ट जो है वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्योंकि देना रह गया पैसा तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सेकेंड इफेक्ट जाएगा। बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वॉट एवर इट मे बी। अमाउंट जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही लिखेंगे, 10,000 बिल्कुल नहीं। 10,000 पूरे साल का है, ये बात समझ लो, और हमें सिर्फ 3 मंथ्स का ही देना है। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 2,500 हमें प्रोवाइड करना है। अंडरस्टूड? ओके, इसमें और एक बात समझ लो, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये केस में मैंने आपको क्या बताया, 2,500 कब प्रोवाइड करना है? इफ नथिंग अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है हमें 1,250, इसका मतलब क्या है? टोटल 3 मंथ्स का कितना आ रहा था? 3 मंथ्स इंटरेस्ट हम लोग ने अभी वर्कआउट किया, 2,500 आ रहा था। उसमें से उन लोग ने 1,250 दिया हुआ है, 1,250 इज देयर। इसका मतलब है हमें सिर्फ कितना प्रोवाइड करना है? 1,250। क्योंकि पूरा कितना होना चाहिए? 3 मंथ्स के लिए कितना होना चाहिए? 2,500। उन लोग ने कितना पे किया हुआ है? 1,250। मतलब 3 मंथ्स में उन लोग ने हाफ पे किया हुआ है, हाफ पे करना बाकी है। तो हमें और ऐड करना है इसमें। फिर इसको ट्रीट करते वक्त देखो, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे थोड़ा सा बना के बताती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर में आएगा 1,250, उसमें ऐड करेंगे टोटल अमाउंट 3 मंथ्स का कितना निकला? 2,500। अगर 1,250 दिया हुआ है तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग 1,250 एंड द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ 2,500 शुड बी ऑन द इन द आउटर कॉलम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरस्टूड और नॉट? कुछ भी नहीं देते हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा आउटस्टैंडिंग करके 2,500 आएगा। लेकिन अगर उन लोग ने कुछ अमाउंट पे किया है, कुछ अमाउंट बाकी है 3 मंथ्स का देने का, तो जितना पे किया उसको इनर में रखो और जितना आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करो, बाकी का आउटर कॉलम में डालो, पूरा टोटल आउटर कॉलम में डालो। और जितना हम लोग ने आउटस्टैंडिंग करके प्रोवाइड किया है ना, उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा, उसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
जितना दिया हुआ है उतना ही 1250। गेटिंग मी और नॉट? सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे दी है। पहले तो ये बात समझ लो कि ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको क्या निकालना है, लोन अमाउंट दी जाएगी, लोन अमाउंट के ऊपर पूरे साल का निकालो। उसके बाद में देखो कि लोन कौन से डेट पे लिया है, हम लोग कौन से डेट पे फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, कैलकुलेट द पीरियड। ओके, तो बीच में कितने मंथ्स हो गए वो पीरियड वर्कआउट करो, वो पीरियड के लिए कितना इंटरेस्ट निकलता है वो देखो। तो यहाँ पे 3 मंथ्स पीरियड इज देयर इन बिटवीन 1 जनवरी टू 31 मार्च, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आया 2500। तो 2500 अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ये एलिमेंट दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो पूरा आपको आउटस्टैंडिंग करके ही लिखना है। यहाँ पे किसी में ऐड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2500, और यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पूरा जाएगा 2500। ये टोटली डिपेंड करेगा कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कुछ है, कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर मैंने बताया आपको कि इंटरेस्ट ऑन लोन उन लोग ने दिया हुआ है बट हाफ अमाउंट, जितना भी ड्यू था उसका हाफ अमाउंट दिया है, 1250 दिया है, तो फिर 2500 हमें प्रोवाइड करना था, जिसमें से 1250 उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही हमें अभी दिखाना है। Getting me or not? So it's totally depend upon how the adjustment is given and how it's totally depend upon the elements given in the trial balance. आपको ट्रायल बैलेंस को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 1250 देते हैं तो आपको इसको इनर कॉलम में लिखना है 1250, उसमें ऐड करो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना है उसमें ऐड करो 1250 और फिर आउटर में डालो 2500। सो इट्स टोटली, और यहाँ पे भी जितना आपने प्रोवाइड किया अभी 1250 वही आएगा, समझे आप? सो इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के हिसाब से वेरी होगा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से वेरी होगा। आपको प्रॉब्लम थरोली पढ़ना है, कितनी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, कितना हमें प्रोवाइड करना था, ये सब समझ के आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? देयर आफ्टर देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट। जैसे हम लोग लोन लेते हैं वैसे हो सकता है कि फर्म ने किधर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कभी कभी कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होती है, शेयर्स होते हैं या फिर डिबेंचर्स होते हैं जिसमें पैसा डालती है फर्म। तो इन्वेस्टमेंट्स अपीयर्स ऑन डेबिट पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और 10% इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी है ₹2 लाख। कितना इन्वेस्टमेंट दिया है? 10% और अमाउंट दी है ₹2 लाख। 2 लाख की अमाउंट है। ओके, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट बताएंगे ना, इसमें भी ब्रैकेट में वो लोग बताएंगे आपको परचेस्ड ऑन सपोज 1 जनवरी 2019, इसे बताया 1 जनवरी 2019। और हम लोग का जो अकाउंटिंग ईयर है, हम लोग जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो सपोज बना रहे हैं 31 मार्च 2019 के ईयर एंड में। तो यहाँ पे भी एक बात आपको समझ में आई होगी कि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है 1 जनवरी 2019 को और अभी 31 मार्च 2019 को हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। कितने का इन्वेस्टमेंट परचेस किया? 2 लाख का। प्रोसेस वही है जो अभी मैंने आपको बताई थी, बोरोड लोन की जो थी वही प्रोसेस से इसका भी इंटरेस्ट वर्कआउट करना है। दिस इज व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू रिसीव। दिस इज व्हाट इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट द लोन। ये इन्वेस्टमेंट है जो हम लोग ने की है। 2 लाख इन्वेस्टमेंट हम लोग ने गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला रहेगा, कुछ भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर 10% हमें मिलने वाला है। लेकिन 10% मिलेगा आपको, 10% यू विल रिसीव 10%, बट दैट विल बी फॉर अ ईयर, फॉर पर एनम। ये पर एनम निकालेंगे हम लोग। 2 लाख के ऊपर 10% पर एनम कितना आता है? 20,000 यू विल रिसीव, बट दैट विल बी फॉर अ ईयर, एक साल के लिए मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आपने अभी कौन से डेट पे परचेस की, ये देखो ना, आपने इन्वेस्टमेंट परचेस की है 1 जनवरी को। यू आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑन 31 मार्च। So again, between these two dates, how many months are there in between these two dates? There are 3 months. The gap is of 3 months, no? 3 months का gap है, तो 3 months का इंटरेस्ट ही मिलना बनता है आपको। तो 3 months का इंटरेस्ट कितना आएगा? 20,000 पूरे साल का है, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, ऐसे करके 3 months का निकालो, कितना आएगा देखो।
इट्स 5000. यस, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5000. अंडरस्टूड? 5000 इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए. जो उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है ये आपको देखना है. अगर उन्होंने कुछ भी उसमें से दिया है तो that will appears on credit part of the trial balance because this is interest received. इंटरेस्ट रिसीव्ड होने वाला है आपको, ये आपकी इनकम है. तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान में रखो ये बात. इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे एलिमेंट P&L के क्रेडिट के हैं. अंडरस्टूड? क्योंकि ये इनकम है तो P&L के क्रेडिट में आएगा. 2000 यहाँ पे 5000 जो है वो पूरा इंटरेस्ट, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है ट्रायल बैलेंस में तो इसके इफेक्ट्स कैसे जाएंगे? इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एज इंटरेस्ट रिसीवेबल. ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल. और दूसरा इफेक्ट देखो, पैसा आना है, ये पैसा आपको देना नहीं है, आपको पैसा आने वाला है, तो ये हो गई आपकी एसेट. सो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज इंटरेस्ट रिसीवेबल. अंडरस्टूड? ओके. नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, सपोज इसी के जैसी है, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है. जैसे प्रॉब्लम में ट्रायल बैलेंस में मोस्ट प्रोबेबली 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसे नाम से कुछ दिया जाता है. बच्चे लोग को मालूम नहीं है कि वो होता क्या है. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, इट इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो यहाँ पे देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे करके आपको एक आइटम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया हुआ है. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 50,000 के 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है. ओके, ये एलिमेंट है ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड का. ओके, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में ही इसको ब्रैकेट, इसके ब्रैकेट में नीचे बताया हुआ है परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018. ओके, अपना जो ट्रायल बैलेंस हम लोग, ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है दैट इज ऑन 31 मार्च 2000. वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019. तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड जो परचेस किया वो 1 अप्रैल 2018 को परचेस किया. ट्रायल बैलेंस जो है वो 31 मार्च 2019 का दिया है. मतलब अपना जो अकाउंटिंग ईयर है या फिर फाइनेंशियल ईयर आप बोल सकते हो, अकाउंटिंग ईयर आप बोल सकते हो, अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. ये आपका अकाउंटिंग ईयर है. वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. तो अभी बात को समझ लो, यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड फर्स्ट डे को ही परचेस हुए हैं. तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर पूरा इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है. देयरफॉर इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर 1 ईयर. क्योंकि ये जो डेट ऑफ परचेस है और फाइनल अकाउंट का डेट है पूरा 1 साल हो चुका है. तो इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर 1 ईयर. दैट इज 50,000 के ऊपर 10% अगर आप निकालोगे अमाउंट बनती है 5,000. अमाउंट बनती है 5,000. अंडरस्टूड? ओके, और ये 5,000 अमाउंट में से सपोज इन द ट्रायल बैलेंस, देखो यहाँ पे मैं छोटा सा ट्रायल बैलेंस ही बना के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे देते हैं. यहाँ पे बताया था उन्होंने 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000. यहाँ पे डेट बताया था परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 ऐसे बताया. और इसी के नीचे थोड़े एलिमेंट्स के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड भी बताया है. यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट पार्ट में क्योंकि ये इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको. सो इंटरेस्ट रिसीव्ड बताया है 2,500. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे बताया है 2,500. तो आपको ट्रायल बैलेंस ही बता रहा है कि आपका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है,
जिसके ऊपर 10% से पूरे साल का आपको कितना मिलना चाहिए, 5000 मिलना चाहिए। दैट वी वर्क आउट। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में अगर आप देखोगे तो 2500 वी रिसीव्ड, जो रिसीव्ड होता है वो ट्रायल बैलेंस में आता है। तो लेकिन अगर 5000 ड्यू है और 2500 रिसीव्ड हुआ है तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इफेक्ट बताती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 2500 जो मिला है, उसमें आपको ऐड करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना ऐड करोगे? अगर पूरे साल का 5000 है, 2500 मिल चुका है, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? सिर्फ 2500 और पूरे साल का 5000 आउटर कॉलम में जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि एडजस्टमेंट को कैसे करना है। ये टोटली डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में क्या दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना पीरियड हो चुका है इन्वेस्टमेंट परचेस करके, उसके हिसाब से पूरा इंटरेस्ट वो पीरियड का निकालो। अगर कुछ दिया नहीं है तो पूरा आउटस्टैंडिंग है, अगर कुछ दिया है कि उसके ऊपर कुछ अमाउंट मिल चुका है तो जितना नहीं मिला है उतना सिर्फ ऐड करो। तो आपने एक इफेक्ट दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, जितना मिला है उसको इनर में लिखो, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2500 करो और आउटर में 5000 जाने दो। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। इसीलिए मैंने आपको ये P&L ड्रॉ करके बताया। देखने के बाद आपको जितना अपीयरेंस में समझ में आएगा उतना मैं इफेक्ट्स ऐसे लाइन टू लाइन लिखूंगी नहीं समझ में आएगा। इसको इस तरीके से समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड इनर में लिखो, उसमें जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ऐड करो, आउटर में पूरी अमाउंट ट्रांसफर करो। और दूसरा इफेक्ट, अभी हम लोग नीचे बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बताती हूँ। यहाँ पे पैसा आने वाला है या पैसा देने वाले हो? पैसा आने वाला है। हम लोग ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है तो हमें पैसा आने वाला है। कितना आ चुका है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, कितना आने का बाकी रह गया वो बैलेंस शीट में आएगा। मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग पोर्शन है ना, इसी के दो इफेक्ट्स देने हैं आपको। आउटस्टैंडिंग कितना है? 2500। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मैंने आपको बार बार बताया है, पैसा आना है तो वो आपकी एसेट है, पैसा देना है तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, पैसा आना है आपको। तो यहाँ पे जितना आना है तो वहां पे यहाँ पे लिखना है आपको इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना रह गया आना, कितना बाकी है? 2500। तो सिर्फ 2500 का इफेक्ट ही बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। समझे आप? तो ये टोटली ये जो हिडन एडजस्टमेंट्स होती है ना, ये हिडन एडजस्टमेंट्स आपको कैसे करनी है, आपको टोटली समझ के लेना है कि क्या इंफॉर्मेशन दी है ना, उसके हिसाब से प्रॉब्लम में ट्विस्ट आता है। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन पहले रीड करनी है, ट्रायल बैलेंस को थरली रीड करना है, देखो उसमें क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपकी हिडन एडजस्टमेंट चेंज होती है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया वैसे ही सब हो। टोटली डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट को चेंज करना है। इफेक्ट्स विल बी सेम, डेफिनेटली इफेक्ट जो मैंने बताया वही रहेंगे, लेकिन अमाउंट जो है वो वेरी हो सकती है अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट्स गिवन। जो एडजस्टमेंट दी है, जो ट्रायल बैलेंस में एलिमेंट दी है, उसके हिसाब से अमाउंट वेरी होगी। Okay, so in this lecture we have finished up to all theoretical part. We have finished all theoretical part of the final account for 12th syllabus. आपके प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो अब तक जो मैंने 5 लेक्चर लिए हुए हैं उसके ऊपर टोटली प्रॉब्लम्स डिपेंड रहेंगे। तो आपको अभी टेक्स्ट बुक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो आज के लेक्चर में अपना फिनिश हुआ है। थैंक यू।